Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 44 from Modern Indian History series in which we will discuss Khilafat and non-cooperation movement. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. A beautiful thought from Dr. B.R. Ambedkar. जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभी गांधीयन इरा या फिर गांधीयन फेज में इंटर हो चुके हैं और अब ये जो मूवमेंट है ये सेकंड मूवमेंट है। इसके पहले हम सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट पढ़ चुके हैं। सो अब यहाँ पे ये पढ़ने की बारी है। जिसको भी कोई डाउट हो वो मुझे श्रेयस बड़िए द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इस पे मुझे डाउट पूछ सकता है। दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे और आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइव लेक्चर शुरू है, मेरे डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू है। वो सब अटेंड करने के लिए आप यहाँ जो मेरे फेसबुक के, जो मेरे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या फिर टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे जो भी स्टोरीज आएगी या जो भी अपडेट्स आएंगे वो देखते रहिए ताकि आपको टाइमिंग और टॉपिक के बारे में पता चले लाइव सेशन के। और आप सब जैसे कि जानते हैं मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है। तो अब देखते हैं आज किसने किसने ये चैलेंज कंप्लीट किया है। तो उन लोगों के नाम है अक्षत चौधरी, आशीष कुमार, पूजा भारद्वाज और स्नेहल पिपरेवार। आप चारों का, अक्षत जी, आशीष जी, पूजा जी और स्नेहल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज एमसीक्यू पोस्ट किया और ये चैलेंज कंप्लीट किया। तो आपने जो क्वेश्चंस हमें भेजे हम इस लेक्चर के अंत में उन्हें स्टडी करेंगे। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था वो था रॉलेट एक्ट क्या सत्याग्रह। तो सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट हमने स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था कि क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया या क्या रीजंस थे। बट बहुत इफेक्टिव था, फर्स्ट मास मूवमेंट था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी का एक और मूवमेंट अभी हम देखने वाले, मास मूवमेंट। आप देख सकते हैं कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने एक साथ ही चलाने का सोचा था। तो ये सब मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, पूरे डिटेल में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। आपको इंट्रोडक्शन दे दूं सबसे पहले इन टॉपिक का। मैं आपको ये बता दूं कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो एक नया मास मोबिलाइजेशन था, है ना, इन अ न्यू इरा ऑफ मास मोबिलाइजेशन। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ चलाए गए थे। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ खिलाफत क्यों यूज किया है, नॉन कोऑपरेशन क्यों यूज किया है। तो खिलाफत क्या है ये भी आपको लेक्चर के अंत तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सभी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ऑल्दो देयर ट्रैजेक्टरीज वर समवॉट डिफरेंट, बोथ वर एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट। इंपेरियलिज्म यानी जो ब्रिटिश थे उनको कहा जाता है, उनकी जो भी पॉलिसीज थी उसको यानी साम्राज्यवाद कहा जाता है उसको। तो इसके अगेंस्ट थे दोनों भी। अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी जो चीजें, खिलाफत हो या नॉन कोऑपरेशन हो, वो दोनों भी एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट थी, है ना। साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। साम्राज्य यानी हमारे ऊपर जो साम्राज्य कर रहे थे, हमारे ऊपर जो राज्य कर रहे थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत, उसके खिलाफ थी एक तरह से देखेंगे। पर इशू जो थे दोनों के वो सेपरेट थे। इशू कौन से थे ये हम स्टडी करने वाले हैं आगे। तो आपको यहाँ पे मैं एक बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इनके इश्यूज दोनों के अलग अलग होंगे। उसके साथ साथ जो खिलाफत इशू था वो डायरेक्टली लिंक नहीं था इंडियन पॉलिटिक्स के साथ। इट वाज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स, बट इट वाज डीपली एंटी इंपीरियलिस्ट, है ना। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एंटी इंपीरियलिस्ट, साम्राज्यवाद के खिलाफ था ये इशू। इसीलिए ये हमारा, अगर देखोगे तो एक देश का इशू भी साम्राज्यवाद के खिलाफ है और खिलाफत का इशू भी साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो दोनों इशू को एक साथ जोड़ा जाए, यही गांधी जी ने सोचा था। तो ऐसा क्यों सोचा था ये भी आपको अभी क्लियर होने वाला है। तो ये भी आपको बता दूं कि दीज वर मोमेंट्स विच ब्रॉट टुगेदर ड्यूरिंग 1920 एंड 22 अंडर लीडरशिप ऑफ गांधी, है ना। तो ये मूवमेंट गांधी जी ने 20 से लेकर 22 तक चलाई थी और ये सब बहुत ही अच्छी एक मास मूवमेंट कहलाती है दोनों। अब आपको इंट्रोडक्शन पता चल चुका है। अब हम बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिक हार्डशिप। सबसे पहली बात यह है कि वॉर जस्ट खत्म हुआ था। अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
ये लगभग नवंबर 1918 तक खत्म हो चुका था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था कि उसी के बाद गांधी जी ने अपनी पहली जो मास स्ट्राइक है जिसको सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट कहा जाता है, वो गांधी जी ने चलाई थी। अब ये एक और मूवमेंट चलाने की यहाँ पे एक सिचुएशन बन चुकी थी क्योंकि बहुत सारी चीजें अब तक पूरी नहीं हुई थी। जो पहली मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थी। रॉलेट एक्ट के जो अगेंस्ट मूवमेंट चलाए उसमें भी कोई रॉलेट एक्ट को रिपील नहीं किया गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद बात थी। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक हार्डशिप थी। जब भी कभी कभी कोई वॉर होता है, जैसे कि एक वर्ल्ड वॉर हो गया था यहाँ पे, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके कारण बहुत हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो चुकी थी। आपको पता है जब किसी देश में वॉर होता है तो वॉर पे इतना खर्चा हो जाता है कि वहां के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, रेंट बढ़ाना पड़ता है गवर्नमेंट को, टैक्सेस ज्यादा कर देती है गवर्नमेंट। अब ये सब जो चीजें हो रही थी इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में शामिल था, सो इस चीजों के कारण हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजें सहनी पड़ रही थी कि हमको बहुत ज्यादा प्राइजेस बढ़ा दिए थे इन्होंने, रेंट बढ़ा दिए थे, टैक्सेस हम पे ज्यादा लगा दिए थे, और लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा था। सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए लोगों को इकट्ठा करना जरूरी था। उसके साथ साथ रॉलेट एक्ट जो था वो बहुत ही बुरा एक्ट एक कहलाया था, जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और पंजाब में मार्शल लॉ भी लगाया था, पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, जलियांवाला बाग भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन सब चीजों को, रॉलेट एक्ट को लेके, मार्शल लॉ जो पंजाब में मिलिट्री रूल लगाया था उसको लेके, या जलियांवाला बाग को लेके, लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा तो था ही। उसके साथ साथ गुस्से पे चार चांद तो लगाए थे, वो था हंटर कमीशन। उसने हंटर कमीशन जो कि इंक्वायरी करने बैठा था जनरल डायर ने जो चीजें की थी जलियांवाला बाग में उसके ऊपर, और जनरल डायर को एक तरह से यहाँ पे उनको निर्दोष बताया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है हंटर कमीशन द्वारा। ये बहुत ही बुरी एक चीज थी। उसके साथ साथ जनरल डायर ने जो किया उसका सपोर्ट किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि हुआ करता था ब्रिटेन में, और ब्रिटिश पब्लिक ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम कह सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा होता है, राज्यसभा यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसा ही वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा, उसी तरह जैसा हमारा राज्यसभा होगा उसी तरह उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहाँ पे जो जनरल डायर ने किया उसको सपोर्ट किया था, और ब्रिटिश की जो पब्लिक थी उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया था जो जनरल डायर ने किया था उसको, उस चीज को। और उन्होंने विथ हिम बाय एडिंग द मॉर्निंग पोस्ट इन कलेक्शन ऑफ 30,000 पाउंड फॉर हिम, और उनके सपोर्ट में कुछ पैसे कलेक्ट किए गए थे जो लगभग 30,000 पाउंड के आसपास थे। तो लोगों का सपोर्ट था, और इस चीज ने और ज्यादा गुस्सा बढ़ा दिया था हम लोगों के अंदर। अब हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे और गांधी जी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए रेडी थे। उसके साथ साथ यहाँ 1919 का एक एक्ट आया था। 1919 का जो एक्ट था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। उसमें हम चाह रहे थे कि हमको स्वराज्य देगी गवर्नमेंट, स्वराज्य देगी जैसे कि पहले गवर्नमेंट ने कहा था, बट यहाँ कोई भी हमको स्वराज्य या सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी गई, या फिर बहुत लिमिटेड दी गई। आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है 1919 के, ये मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग मेरे पॉलिटी में मैंने ये डिस्कस किया है, पॉलिटी का जो मेरा सीरीज है 1919 का एक्ट। सो 1919 का एक्ट आपको पॉलिटी के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप ढूंढ लीजिए और वहां पे उसको एक बार देख लीजिए। जो ये एक्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी में। सो इसमें हमको सेल्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं दिख रहा था, नामो निशान नहीं था सेल्फ गवर्नमेंट का। तो ये सब चीजों से हमारे अंदर तो ऑलरेडी गुस्सा था तो था, बट गांधी जी सोच रहे थे कि इस गुस्से को किसी चीज के साथ अगर मैं मिला दूं तो मैं क्या यूनिटी इस देश में बना सकता हूं। सो गांधी जी ने जिस इशू के साथ इसको मिलाना सोचा वो था खिलाफत का इशू। अब हम देखते हैं कि खिलाफत इशू क्या था। तो आपने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाने वाले थे ये आपने देख लिया। सो अब हम देखते हैं खिलाफत का इशू, खिलाफत का मीनिंग क्या होता है। खिलाफत में सबसे पहले जान लीजिए कि द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया अरोज आउट टू प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा इन टर्की। सो सबसे पहले याद रखिए, जो टर्की करके जो कंट्री थी तुर्कमेनिस्तान, उस कंट्री में खलीफा जो थे वो रहा करते थे। खलीफा जो थे वो एक तरह से आप ये जान लोगे कि टर्की के लीडर जैसे उनकी एक पोजीशन थी, लीडर ही समझ लीजिए, टर्की के लीडर हुआ करते थे खलीफा। अब जो खलीफा थे उनको काफी सारे इस्लामिक ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि वो जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके सक्सेसर है। सो उनके बाद जो आए वो उनके ही जनरेशन के जो इंसान हैं, उनके ही वंशज जो है वो खलीफा होते हैं, जो इस्लामिक ट्रेडिशन कहता है, जो टर्की में बैठते हैं। सो ये रिलीजियस लीडर, धर्मगुरु माने जाते हैं मुस्लिम्स के लिए। उसके साथ साथ एक कस्टडियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम मुस्लिम होली प्लेसेस, यानी मुस्लिम्स के जो भी प्लेसेस है उसके लिए ये एक प्रोटेक्टर माने जाते हैं।
ये इस तरह से इनकी एक बहुत बड़ी एक लेवल, एक बहुत बड़ी एक पहचान थी इस्लाम में। और इनके साथ क्या हुआ ये बताता हूँ। तो टर्की जो था, जब वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, उसमें टर्की जो है वो अपोजिट में, यानी अगर अगर आप एक साइड अगर देखोगे तो इस साइड अगर ब्रिटिश है, सो अलग जो सेकेंड जो ग्रुप था उसमें टर्की हुआ करता था। सो ब्रिटिश ने टर्की के साथ यहाँ पे वॉर लड़ा, और वॉर लड़ने के बाद टर्की को ब्रिटिश ने हरा दिया। टर्की को वॉर में हराने के बाद आपको ये बता दूं कि टर्की को उन्होंने डिसमेंबर कर दिया, टर्की को अपने अंडर कब्जे में ले लिया, टर्की को कैप्चर कर दिया। और जो खलीफा हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे टर्की के, उनको यहां से रिमूव कर दिया, उनको निकाल दिया गया। जब खलीफा को निकाल दिया गया इन अर्ली 1990, तो खिलाफत कमेटी बनाई गई, क्योंकि देखिए एक तरह से इंसल्ट थी। इस्लाम जो था या फिर मुस्लिम्स जो थे, उस कम्युनिटी के लिए यहाँ पे इंसल्ट थी कि उनके धर्मगुरु जो है उनको यहाँ से निकाला जाता है, और वो ऐसे लोग हैं निकालने वाले जो आप पे ही राज करते हैं, आप पे ही हुकूमत करते हैं, आपके ही देश में मौजूद है, तो उनके खिलाफ क्यों ना हम आवाज उठाएं। सो इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, और उसके लीडर्स जो थे वो अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स में शौकत अली और मोहम्मद अली थे। उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान थे और हसरत मोहानी थे। इन सब ने मिलकर एक खिलाफत कमेटी बनाई थी जो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने वाला था कि आपने हमारे जो खलीफा है उनको क्यों हटाया, हम जिसको जिनको धर्मगुरु हम मानते हैं उनको क्यों हटाया गया। अब कांग्रेस का क्या इस पे स्टैंड था ये देख लेते हैं। तो कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन, कांग्रेस क्या कहता था खिलाफत के बारे में, तो ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़े पार्टी की यहाँ पे जरूरत होती है अगर आप कोई मूवमेंट चलाने जाओ तो, ताकि लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लीडर आपके साथ शामिल हो सके। सो गांधी जी को भी ये चीज पता चल चुकी थी, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा एक महत्व होगा। कांग्रेस ने खिलाफत क्वेश्चन पे कहा, क्या कहा कांग्रेस, ये कहता है एट दैट पॉइंट द कांग्रेस एज ए नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पूरे नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़ी एक संगठना थी, पूरे राष्ट्रीय संगठना थी। एंड महात्मा गांधी एज द मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर वेर हाईली रिवर्ड, यानी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को लोग बहुत ज्यादा मानते थे और महात्मा गांधी जो थे उनको लीडर करके मानते थे। और गांधी जो है वो ये चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो मैं चलाऊं। सो गांधी वॉज विलिंग टू लीड द खिलाफत मूवमेंट। जो कांग्रेस था वॉज नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इंडिया मूवमेंट, और कांग्रेस ये कहता था कि अभी हम तैयार नहीं है पूरे मूवमेंट के लिए। स्पेशली अगर हम तिलक देखें तो लोकमान्य तिलक अपोज कर रहे थे कि हम मुस्लिम लीडर्स के साथ क्यों यहाँ पे एक समझौता करें या फिर क्यों अलायंस बनाएं, जबकि ये रिलीजियस इशू है उनका, तो हमको हम हमारे नेशनल इश्यूज उठाने चाहिए ना कि रिलीजियस इशू उठाने चाहिए, ऐसा तिलक का मानना था। बट गांधी जी जो थे वॉज एबल टू गेट द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस, और धीरे धीरे कांग्रेस का अप्रूवल मिल गया गांधी जी को और कांग्रेस भी इसमें इसमें सपोर्ट करने लगा। सो मैं आपको गांधी जी का बता दूं कि भले ही वो रिलीजियस इशू होगा, बट गांधी जी इस तरह से सपोर्ट ले रहे थे कि गांधी जी चाह रहे थे कोई भी मूवमेंट चलाना अगर है, सो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है यूनिटी की इस देश में। क्यों ना लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हो इस मूवमेंट में, अलग अलग रीजन से इस मूवमेंट में आ रहे हैं तो भी चलेगा, बट आ तो रहे साथ में, एटलीस्ट यूनाइटेड तो हो रहे हैं लोग। सो यूनिटी इज द मेन इशू। सो यूनिटी गांधी जी चाहते थे, और यहाँ अगर देखोगे तो गांधी जी ने एक तरह से कांग्रेस से अप्रूवल लिया था और धीरे धीरे कांग्रेस का सपोर्ट गांधी जी को मिला था। किस तरह से आगे आप देखने वाले, तो कांग्रेस का इस तरह से एक स्टैंड था। और आपको ये बता दूं द चेंज इन स्टैंड ऑफ कांग्रेस, अब ये चेंज क्यों किया था कांग्रेस ने। अब अगर पहले देखेंगे तो कांग्रेस कह रहा था कि हम अभी नहीं चल चल सकते, कोई ऑल इंडिया मूवमेंट हम नहीं चला सकते। बट धीरे धीरे कांग्रेस ने ये चीज क्यों बदली, ये इसीलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय खिलाफत मूवमेंट टू ब्रिंग टुगेदर हिंदू एंड मुस्लिम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, है ना। सो ये दिख गया कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो जरूर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इस देश में बनाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से देखोगे तो सेक्युलर एक पार्टी बनाई गई थी, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनाई गई थी, और उनको भी बहुत ज्यादा तलाश थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जो गांधी जी ने एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल करके दी थी, तो इसका हम फायदा क्यों ना उठाए। सो कांग्रेस वाज आल्सो लूजिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, और कांग्रेस ने जैसे कि मॉडरेट फेज में देखा था कि मॉडरेट चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, बट मॉडरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहते थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके स्ट्रगल थे, ये चीजें फेल हो रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी उनके स्ट्रगल किए जा रहे थे, जो भी उनके अपोज किए जा रहे थे सरकार के खिलाफ, वो बिल्कुल स्लो थे और सरकार उस पर बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। सो कांग्रेस को भी समझ गया था कि ये सब चीजें करके अभी फिलहाल कोई
फ़ायदा नहीं है, स्पेशली जब पंजाब में इस तरह से इतना बुरा इंसिडेंस हुआ है, जलियांवाला बाग। और दूसरी बात ये है कि एक हंटर कमीशन ने इतना बुरा रिपोर्ट दिया है। ऐसे वक़्त हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? हम ब्रिटिश ने बनाए हुए लॉज़ को कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? सो ये सब चीज़ें कांग्रेस ने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए कांग्रेस ने ये सोचा कि विल सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। इवन जो मुस्लिम लीग थी आल्सो डिसाइडेड टू गिव कंप्लीट सपोर्ट टू कांग्रेस ऑन क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इश्यू, है ना? सो इन चीज़ों पे मुस्लिम लीग भी रेडी हो गई कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आखिरकार इश्यू जो था ये बहुत बड़ा इश्यू उठाया गया था। सो इन चीज़ों को लेके मुस्लिम लीग भी रेडी हो गई कि हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को और हम सब मिलके एक मूवमेंट चलाएँगे। सो अब सब लोग रेडी थे, कांग्रेस रेडी था, गांधी जी रेडी थे, इवन खिलाफत कमेटी बन चुकी थी, तो अब मूवमेंट लॉन्च हो सकती थी। सो इसीलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड कन्वर्जेंस ऑफ द टू मूवमेंट। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ये शुरू हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ और किस तरह से ये जो 2 मूवमेंट थी ये साथ में आके काम करने लगी। सो ये सब जब हम इश्यू पढ़ते हैं तो आपको ये बता दूं कि ऑन 20th मार्च 1990 खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। सो ये जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड में बता चुका हूं, अब उसको हम डिटेल में देख रहे हैं, अब उसको हम डीप में स्टडी कर रहे हैं। सो खिलाफत कमेटी थी जो वो बॉम्बे में बनाई गई थी अंडर लीडरशिप ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स। तो मुस्लिम लीडर्स के नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो खिलाफत कमेटी बनाए थे। इनिशियली दे टुक मॉडरेट स्टैंड, है ना, पहले जो मॉडरेट जैसे करते थे वैसे ही वो करते थे, जैसे कि पिटीशन, आपको पता है, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, उस तरह की चीजें। और ये लोग जैसे कि मीटिंग लेना जो मॉडरेट्स करते थे, पिटीशन फाइल करना, डेप्यूटेशंस, ये सब चीजों पे काम कर रहे थे यहाँ पे हमारे जो भी खिलाफत कमेटी के मेंबर्स थे वो लोग। सो ये अगर आप देखोगे तो एडवोकेट्स ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट, यानी मिलिटेंट मूवमेंट यानी वही जो एक्सट्रीमिस्ट जिस तरह से मूवमेंट चलाते उस तरह से जो मूवमेंट चलाना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाए। जो गांधी जी कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको लॉन्च किया जाए अंडर कॉलोनियल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसी चीज के कारण खिलाफत कमेटी तो बनाई गई थी, बट एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाया गया था जो दिल्ली में बनाया गया था 23 और 24 नवंबर 1919 को। अब अगर मैं आपको बात बताऊं ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की, सो ये जो एक कॉन्फ्रेंस था, ये कॉन्फ्रेंस ये कहता था कि ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं उसको हम बॉयकॉट करेंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी, हम उनका बहिष्कार करेंगे जो ब्रिटिश के गुड्स हैं उनका। तो यहाँ पे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो था ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 23 एंड 24 नवंबर 1919। और आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस था ये बिल्कुल खिलाफ था और ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता था एक खिलाफत इशू को लेके। उनके जो खलीफा है उनको रिमूव कर दिया गया था, इन सब चीज़ों के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एक लिया गया, एक मीटिंग ली गई ऑल इंडिया खिलाफत की। और आपको ये बता दूं कि गांधी जो है वाज डिक्लेयर्ड एज अ लीडर, इनके जो लीडर बनाए गए वो गांधी जी बनाए गए। सो उनके जो गाइडेंस थे मूवमेंट को लेके, वही जो गांधी कहेंगे उसी तरह से मूवमेंट चलेगी। अगर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन कह रहे हैं, नॉन वायलेंट कह रहे हैं, जो भी चीजें कह रहे हैं, तो ये सब चीजें फॉलो की जाएगी। गांधी जी बॉयकॉट कह रहे हैं तो गांधी जी के चीजों को लेके जो मूवमेंट चलाई जाने वाली थी उसी तरह से ये मूवमेंट चलेगी। कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था तो गांधी जो है वो लीड करने वाले थे इस मूवमेंट को। गांधी जी ने ये देखा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में ला सकता हूँ, क्योंकि खिलाफत कमेटी बन चुकी है। अगर कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल जाए या फिर मुझे ऑल ओवर इंडिया का भी सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ पे मैं एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चला सकता हूँ जिसके चलते मुझे हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, यूनिटी देश में लाने का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा एक मौका मिला है। सो इट वाज लीडरशिप दैट मेड द कन्वर्जेंस ऑफ टू एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रीम। अब देखिए दो लोग जो थे उन दोनों की फीलिंग ऐसी थी कि उन दोनों का यही सोच थी कि हम ब्रिटिश के खिलाफ है। अब अगर दो लोगों की एक ही सोच है तो उस सोच को लेके आप दोनों को एक कर सकते हो, ये गांधी जी को पता था। सो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ थे दोनों लोग। जैसे कि आप राष्ट्रवादी देखेंगे या नेशनलिस्ट देखेंगे या खिलाफत वाले जो लोग थे उन सबको देखेंगे, सो सबके अंदर ब्रिटिश के लिए ही गुस्सा था। तो ये गुस्सा ब्रिटिश के ऊपर निकालना तो था ही लोगों को, तो इसी चीज को लेके हम सबको एक कर देते हैं। और ये इस पीरियड में पॉसिबल था क्योंकि अगर आप रिसेंट इवेंट देखोगे, हंटर कमीशन हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, पंजाब में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो हो गए,
और ये सब जो चीज़ें थी और इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई यानी अर्थव्यवस्था हो गई हमारी जो बहुत खराब हो चुकी थी, उसके साथ-साथ खिलाफत मूवमेंट हो गई, खिलाफत का जो इश्यू था वो हो गया। ये सब चीज़ों को लेके हिंदू मुस्लिम साथ में आ सकते थे, ये दिख रहा था, तो यही वो पीरियड था जिसमें ये कर दिखाना था और गांधी जी ने ये करने का सोच लिया था। सो द मेन फेजेस ऑफ खिलाफत एंड नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम देखने वाले 1920 से 1922 में। अब मैं आपको कुछ घटनाएँ बताऊँगा उनके ईयर्स के हिसाब से जो हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फ़रवरी 1920 की बात है जब एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन बनाया गया था। तो जॉइंट था ये दोनों का मिलके था और ये वाइसरॉय को भेजा गया था। जब ये वाइसरॉय को भेजा गया था तो इसमें यही लिखा हुआ था कि जो खिलाफत का इश्यू है उसको सॉल्व कीजिए। बट ये मिशन कुछ चल नहीं पाया। बट गांधी जी ने ये बोला कि खिलाफत का जो इश्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही वो चीज़ है जो हमको एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर जो पीस टर्म है, वो अगर खराब रही टर्की के। अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये पीस टर्म्स क्या होता है? पीस टर्म यानी देखिए जब कोई वॉर होता है, जब वो कोई वॉर खत्म हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो दोनों के बीच में समझौते किए जाते हैं, 2 पार्टीज़ के बीच में जो लड़ रहे थे। इनके बीच में एक शांति वाला समझौता किया जाता है जिसको पीस टर्म्स कहे जाते हैं। ये जो पीस टर्म्स थे अगर वो खराब निकले तो फिर तो हमको ये चीज़ें करना ही पड़ेगा कि खिलाफत के इश्यू को लेके हमें नेशनल मूवमेंट चलाना पड़ेगा। ये तो गांधी जी ने पहले ही सोच लिया था। तो एक हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन यहाँ पे भेजा गया था। उसके साथ-साथ मई 1920 की घटना है कि जो टर्म्स थे पीस ट्रीटी के, अब पीस ट्रीटी की जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, टर्म्स लिखे हुए थे, ये जो पीस ट्रीटी हुई थी वो पब्लिक की गई मई 1920 में। उसमें ये दिखा कि जो ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर कौन है? तो ओटोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो टर्की पे रूल करता था, जिसको टर्क जो है वो कंट्रोल करते थे, टर्की लोग, टर्किश लोग। ये अगर ओटोमन एम्पायर जो था उसको डिसमेंबर कर दिया गया और उसपे पूरा अपना जो कब्जा था वो जमा लिया था ब्रिटेन ने इन सबको निकाल दिया, खलीफा को निकाल दिया। ये चीज़ें पीस ट्रीटी में लिखी हुई थी। इस चीज़ ने लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे जागृत कर दिया और लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया कि हमारे जो ओटोमन एम्पायर है आप उसको निकाल कैसे सकते हो टर्की से और खुद कैसे रूल कर सकते हो, हमारे खलीफा को आप कैसे निकाल सकते हो? उसके बाद जून 1920 में ऐसा हुआ कि कुछ मीटिंग्स ली गई, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस की थी और ये मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था और ये मीटिंग जो थी खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी वो कांग्रेस के साथ ली गई थी, कांग्रेस मेंबर्स के साथ 1 और 2 जून 1920 को इलाहाबाद में। उसमें ये डिसाइड किया गया था, इट वाज़ डिसाइडेड कि हम ऐसा प्रोग्राम शुरू करेंगे जो नॉन कोऑपरेशन का होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नॉन कोऑपरेशन यानी असहकार। आपको आपका सहकार जो है वो दिखाना नहीं है, आपको आपका सपोर्ट नहीं दिखाना है। यानी नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग मैं आपको नॉर्मली बता दूँ कि जो गवर्नमेंट बोले उसको आपको कोऑपरेट नहीं करना है, उसी को कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन। किसी को कोऑपरेट नहीं करना, यही अगर नॉन कोऑपरेशन है, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन यानी किसी का सहयोग नहीं करना है और मराठी में इसको असहकार कहा जाता है। असहयोग आंदोलन यहाँ पे चलाया जा रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ जून 1920 में। उसके बाद अगस्त 1920 की बात है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को लॉन्च कर दी गई और यही वो दिन था जिस वक़्त लोकमान्य तिलक जो थे उनकी डेथ हुई थी। अब लोकमान्य तिलक जो थे वो इसको थोड़ा अपोज़ कर रहे थे बट उनकी डेथ हो चुकी थी इस वक़्त। एक तरह से अगर देखा गया तो कांग्रेस काफ़ी फ्री थी कि कांग्रेस अभी किसी भी तरह सपोर्ट कर सकती थी। है ना? तो ये एक बहुत दुखद घटना है कि लोकमान्य तिलक जो थे, उनकी यहाँ डेथ हो गई। एक बहुत बड़े लीडर इस देश से चले गए। उसके बाद ये अगस्त को हुआ था। तो सितंबर 1920 में आपको ये बता दूँ कि एक स्पेशल सेशन लिया गया कांग्रेस का, कलकत्ता में। एक स्पेशल सेशन यानी पहले ही देखिए नॉर्मली जो सेशन है वो दिसंबर में होते हैं। बट यहाँ पे स्पेशल सेशन लेना ज़रूरी था क्योंकि मूवमेंट चलाने वाले थे अभी गांधी और मूवमेंट को सपोर्ट करना है या नहीं ये अभी कांग्रेस डिसाइड करने वाली थी। यहाँ डिसाइड करना था नॉन कोऑपरेशन को हमको सपोर्ट करना है कि नहीं और उन्होंने कांग्रेस ने इट गेव इट्स एसेंट टू नॉन कोऑपरेशन एंड बहुत सारा अपोजिशन होने के साथ-साथ अगर आप देखोगे डिस्पाइट सम अपोजिशन बाय दोज इंटरेस्टेड इन काउंसिल एंट्री। जो लोगों को काउंसिल में एंट्री होना था यानी जो ब्रिटिश काउंसिल था, जो ब्रिटिश का एक आप देखोगे तो जैसे जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसमें कुछ लोगों को यहाँ पे एंट्री होना था कांग्रेस मेंबर्स को। तो यहाँ पे कैसा था कि नॉन कोऑपरेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको गवर्नमेंट की किसी चीज़ को जॉइन नहीं करना। ये गांधी जी ने ऑलरेडी बता चुके थे लोगों को और यही इसका बहुत बड़ा एक तरह से मेथड थी काम करने की इस मूवमेंट की। ये चीज़ों में अगर आप देखोगे तो
काफ़ी सारे जो लीडर्स ऐसे थे जिनको ये इच्छा थी कि वो काउंसिल एंट्री करे, वो लोग इसको अपोज़ कर रहे थे क्योंकि ऐसा करने से, इसको सपोर्ट करने से आपको काउंसिल में एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा ब्रिटिश के काउंसिल में। सो ये सब चीज़ें के चलते कांग्रेस ने सपोर्ट अपना दिखा दिया और फाइनली अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, ये शुरू होने के लिए रेडी थी। सो इस वक़्त नागपुर में एक सेशन लिया गया था कांग्रेस का, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का, उसमें आपको ये बता दूं कि एक रेगुलर कांग्रेस सेशन लिया गया था जो दिसंबर 1920 में होता था। ये नागपुर में लिया गया। इस ये जो सेशन था, इसमें ये बताया गया कि नॉन कोऑपरेशन जो था उसको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट अपोजिशन। सो ये नॉन कोऑपरेशन जो गांधी चलाने वाले थे, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, हमारे कोई भी मेंबर्स इसमें अपोजिशन में नहीं है। सो पहले जो नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, तो पहले जो है कांग्रेस ऐसा चाहता था कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो गोल है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हासिल करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग हम हासिल करेंगे, लॉ नहीं तोड़ेंगे। बट अभी जो कांग्रेस था उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि स्वराज्य जो है वो पीसफुल और लेजिटिमेट मीन से हम हासिल करेंगे, जिस तरह से गांधी जी ने बताया हुआ है हम उसको नॉन वायलेंस से हासिल करेंगे, और जो भी तरीके उससे हासिल किया जाएगा जिस तरह से गांधी जी बताते हैं। और जब पहली बार अगर आप देखोगे, एंड फॉर एन ओपन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम ऑफ मास मोबिलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस, तो यही वो पहला मूवमेंट था नागपुर सेशन में कि कांग्रेस ने यह बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो ना करते हुए एक मास मूवमेंट चलाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के रास्तों पे ही नहीं होगी वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा भी जाएगा, कायदों को तोड़ा भी जाएगा, जो कायदे तोड़ना सही है उनको हमारे लिए, और उसके साथ साथ एक मास मूवमेंट चलाई जाएगी, एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। पहली बार कांग्रेस ने डिसाइड किया था, बहुत ही खुशी की बात। इस चीज के लिए एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी बनाई गई जिसमें 15 मेंबर थे, और कांग्रेस में एंट्री अगर आपको करना है तो कुछ कुछ एंट्री फी ली जाती थी। सो फी जो थी वो जितनी भी थी पहले, वो थोड़ी सी ज्यादा थी। तो कांग्रेस ज्वाइन करना थोड़ा-सा कठिन भी नहीं, बट ज़्यादा फ़ी देना पड़ता था। बट कांग्रेस का यहाँ पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई जब कांग्रेस ने बोल दिया कि हम भी सपोर्ट करें इस तरह के मास मूवमेंट को। अब तक लोगों का कैसा था कि भरोसा उठ चुका था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात करती थी। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करें, तो लोगों को ये पता चल चुका था कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाके कोई मतलब नहीं है और कोई हमारा फ़ायदा है नहीं। सो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से ना जाते हुए हमें और कोई तरीके अपनाना पड़ेगा। और जब कांग्रेस ने बोल दिया कि हाँ हम रेडी है अपनाने को, सो लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस में एंटर होने लगे। तो कांग्रेस ने एक तरह से अगर देखोगे तो जो उनका एंट्री फी थी उसको भी कम कर लिया। एंट्री फी लेना इसलिए जरूरी था ताकि कुछ फंड जमा हो सके पार्टी के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो आपके यानी जो भी चीज़ों का खर्चा आएगा उस फंड से कर सके। सो ये जो फी थी इसको कम कर दिया गया और इसको 4 आनाज कर दिया गया, 4 आने। सो 4 आने में आप कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे, तो आपको सिर्फ 4 आने देना था और आप कांग्रेस के मेंबर बन जाओगे। इस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे एक और चीज़ की थी नागपुर सेशन में। तो नागपुर सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन एक बन चुका है अगर हम गांधी जी के खिलाफत या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो। सो ये चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद फी टू 4 आनाज हो गया। उसके बाद प्रोग्राम में क्या क्या था, अब क्या क्या करना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ऐसा सोचा गया। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसमें हम बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस जो है उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनका हम विरोध करेंगे। तो लोगों को हम कहेंगे कि उसका विरोध करो, उसको ज्वाइन मत करो, तो लोग कहाँ पढ़ेंगे। सो उनके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा या फिर हम नेशनल एजुकेशन बनाएंगे, नेशनल स्कूल और कॉलेजेस बनाएंगे। राष्ट्रीय एक हमारे जो पाठशाला है या फिर जो कॉलेजेस है उनकी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। ये भी चीज़ यहाँ पे बताएगी। उसके साथ साथ जो लॉ कोर्ट है, जो कोर्ट्स है, उसको हम पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे और कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम जो मेंबर्स थे, ये एक तरह से देखेंगे तो लॉयर्स थे।
सो लॉ कोर्ट्स में लॉयर तो लॉयर नहीं जाएंगे, ऊपर से जो बाकी इंडियन है, कॉमन इंडियंस, वो ब्रिटिश के कोर्ट में अपनी खुद की केसेस लेके भी नहीं जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे भैया? ब्रिटिश कौन होते हैं जो हमारे लिए न्याय डिसाइड करेंगे, जो हमें न्याय देंगे? तो हम ये चीजों का बहिष्कार करेंगे, ऐसा इस प्रोग्राम में लिखा गया था और काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी एक तरह से, है ना। सो ये चीजें पॉपुलर होने लायक ही थी, ऐसी चीजें लोगों ने पहले कभी देखी नहीं थी। उसके साथ साथ यहाँ ये कहा गया कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस भरना नहीं है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल, जो भी गवर्नमेंट आपको टाइटल्स देती थी, अगर गवर्नमेंट आपको जैसे कि टाइटल देती है, सर का टाइटल दे रही है, राव बहादुर, दीवान बहादुर, जो भी टाइटल आपको मिल रहे हैं, उन सब टाइटल का बहिष्कार किया जाए और गवर्नमेंट के सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं वो वहां से अपना इस्तीफा दे दे, वो रिजाइन कर दे गवर्नमेंट सर्विसेज को। और अगर यहाँ पे ये भी बताया गया था कि फॉरेन के जो क्लॉथ है, फॉरेन का जो कपड़ा है, उसका भी बहिष्कार किया जाएगा, और जो हैंड स्पिनिंग है, यानी हमारा जो चरखा है, उसका यहाँ प्रमोशन किया जाएगा और देश में खादी बनाई जाएगी, और इसी खादी के चलते यहाँ पे वीविंग, स्पिनिंग, ये सब किया जाएगा और लोगों को खादी ये प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कंडमनेशन एंड रिनंसिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एक प्रोग्राम का हिस्सा था कि अनटचेबिलिटी देश से खत्म करना है, ये भी एक तरह से इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। और कम्युनल एमिटी लोगों में बना के रखना है, यानी अगर हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम इनकी यूनिटी एक तरह से बना के रखना है हमको इस देश में, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, जो कि बहुत ही इफेक्टिव चीजें थी और बहुत जरूरी चीजें यहाँ पे दिख रही थी, जो इस मूवमेंट में होते होते हुए हमें दिखी। उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, हमको हमेशा नॉन वायलेंट रहना है, हमको हिंसा नहीं करना है, हमको पूरे मूवमेंट तक अहिंसक रहना है, ये सब चीजें भी यहाँ पे कही गई। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो अब मैं आपको बता दूं कि स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट थी ये किस तरह से स्प्रेड हुई, इसका प्रसार किस तरह से हुआ। तो स्प्रेड ऑफ मूवमेंट में हमें कुछ फेजेस स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे टोटल 4 फेजेस स्टडी करने वाले हैं। सो आपको फर्स्ट फेज में बता दूं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैं आपको पिक्चर बता दूं, जब ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी तो इस तरह का न्यूज़पेपर आया था, द आवर ऑफ ट्रायल, नॉन कोऑपरेशन, बॉम्बे मुस्लिम सपोर्ट, अपील टू हिंदूज टू ज्वाइन, नॉन कोऑपरेशन, रिकमेंड फॉर कंसिडरेशन टू अवॉइड परमानेंट। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं मिस्टर गांधी इंजंक्शन, इस तरह के न्यूज़पेपर में आई थी। गांधी जी इस तरह से आ चुके थे और लोगों को एक तरह से इकट्ठा किया गया था यहाँ पे, और यहाँ मूवमेंट चलाई जा रही थी। सो इस तरह से ये मूवमेंट बहुत जोर से चलाएगी। अगर आप देखते हैं फर्स्ट फेज में, तो जनवरी से लेके मार्च 1921 तक मेन एम्फेसिस जो था, जो मेन फोकस था इस मूवमेंट का, वो बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स पे था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस है, या फिर जो लॉ कोर्ट्स है गवर्नमेंट के, उन सबका बहिष्कार किया जाए, उन सबको आप अटेंड ना करें। ये सब चीज़ें यहाँ पे मूवमेंट में फर्स्ट फेज में बताई गई थी। और स्वदेशी का इस्तेमाल करें, हम विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विदेशी जितना भी कपड़ा है या जो भी चीज़ें है विदेशी, उसका इस्तेमाल ना करते हुए हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीज़ें इस फर्स्ट जो फेज था उसमें चलाई गई। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ के चलते हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए और नेशनल स्कूल्स जो थी वो ज्वाइन कर लिया। लगभग 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पे ज्वाइन कर दी गई थी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में जो लीडिंग लॉयर्स थे, जैसे कि CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, सरदार पटेल, असफ अली हो गए या T प्रकाशन हो गए, उन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लॉ की प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बहिष्कार करना था। और गांधी जी को एक तरह से आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत जोर से यहाँ सपोर्ट मिल रहा था उनके मूवमेंट को। सो लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और जो फॉरेन मेड क्लोथ्स थे उनको कलेक्ट किया गया और फायर लगा दी गई, बॉन फायर। यानी एक तरह से देखोगे तो पूरा का पूरा जो विदेशी कपड़ा था उसको इकट्ठा किया गया, उस सबको जला दिया गया, और जो शॉप्स थी जो फॉरेन क्लॉथ बेचती थी उनके खिलाफ धरने लगाए गए, उनके खिलाफ पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग किस तरह से होती है तो बताता हूँ। इफ दिस इज अ शॉप और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ कुछ खड़े हो जाते हैं, समझ जाइए 5-6 लोग खड़े हो गए हैं, और जो आने वाला कस्टमर है उसको अंदर नहीं जाने देते। ये नॉन वायलेंटली खड़े होते हैं, ये वायलेंस नहीं दिखाते, बट आने वाले कस्टमर को अंदर नहीं जाने देते, अंदर से जो इंसान है उसको भी बाहर नहीं आने देते। तो यहाँ चेन बना के खड़े हो जाओ, धरना लगा दो दुकान के बाहर और किसी को बेचने ही मत दो, फॉरेन क्लॉथ जो बेच रहा है। तो इस तरह से कैसे कोई खरीदेगा। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही सक्सेसफुल होते हुए दिख रही थी, और ये सब चीज़ों के चलते अगर आप देखोगे, सो पिकेटिंग इसी को कहते हैं, और ये पिकेटिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। तो बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे उनसे ये शपथ भी ली गई, यानी उन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स ने शपथ भी ली, दे टुक वॉर
नॉट टू डील इन फॉरेन क्लॉथ्स, है ना? तो वो फॉरेन क्लॉथ्स के साथ फॉरेन क्लॉथ्स जो है उनको नहीं बेचेंगे अपने दुकान में, ये उन्होंने शपथ भी ली थी और ब्रिटिश इससे काफ़ी डर चुके थे। ये फर्स्ट फेज़ में चला। सेकंड फेज़ जो था, जो सेकंड फेज़ वो आप देखोगे तो विजयवाड़ा सेशन जो है कांग्रेस का वहाँ से शुरू होता है, जो मार्च 1921 में हुआ था। यहाँ पे एक तिलक स्वराज्य फंड यहाँ पे बनाया गया। तिलक जो थे वो अभी तो इस दुनिया में नहीं थे इस वक़्त, बट उनके लिए एक फंड बनाया गया था कि इस फंड में आप कुछ पैसा जमा कीजिए और अगर आप देखोगे सो इसको ये जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा इसमें पैसा इकट्ठा हो गया था और इसका जो पैसा आने वाला था, इसका इस्तेमाल किया जाने वाला था उस नेशनल मूवमेंट में। और जो यहाँ पे फंड आया था वो 1 करोड़ के आसपास पैसा यहाँ जमा किया गया और 50 लाख मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में जॉइन हो चुके थे। पॉपुलैरिटी बहुत ज़ोर से बढ़ रही थी, उसके साथ-साथ जो चरखा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और खादी जो है वो एक ड्रेस बनते जा रही थी इस मूवमेंट की। यानी खादी पहनना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो गई थी। यानी देखेंगे आप तो कितने ज़ोर से मूवमेंट चलाई जा रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी और आप देखोगे कि कितनी भीड़ में लोग यहाँ पे खादी पहन के एक तरह से इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें इस मूवमेंट में हो रही थी। सेकेंड फेज़ में ये सब चीज़ें यहाँ पे चली और धीरे-धीरे थर्ड फेज़ शुरू हुआ। जो थर्ड फेज़ था उसमें चैलेंजिंग स्पीच वाज़ मेड बाय मोहम्मद अली। सो मोहम्मद अली जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली, जिनको यहाँ पे लाया गया था, अली ब्रदर्स, उन्होंने एक स्पीच दी थी जुलाई 1920 में। उन्होंने ये कहा था कि रिलीजियसली अनफॉल लॉफुल फॉर मुस्लिम टू कंटिन्यू इन ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने ये कहा स्पीच में कि अगर आप ब्रिटिश आर्मी में अभी भी अगर काम करते हो तो ये आपके लिए रिलीजियसली यानी धर्म के आधार पे ये गलत चीज़ है। तो लोगों को कहा गया कि आप रिज़ाइन कीजिए और लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने भी पूरे देश से यही कहा था कि जो लोग आर्मी में उन्होंने रिज़ाइन कर देना चाहिए, जैसे कि अली ब्रदर्स ने मुस्लिम्स को यहाँ पे कहा है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, उसी तरह पूरे देश ने भी यहाँ रिज़ाइन कर देना चाहिए। हमको ब्रिटिश के आर्मी में काम करना कोई हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है और इन चीज़ का हमने अपोज़ करना चाहिए। ये गांधी ने भी कहा और अली ने भी कहा। अगर आप देखोगे तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी इमीडिएटली अरेस्टेड मोहम्मद अली। तो उन्होंने जब स्पीच दी तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और उनका जो विजिट था, ऑन हिज विजिट टू बॉम्बे इन 1921, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वो जब आने वाले थे बॉम्बे में 1921 में ये आने वाले थे, तो वो यहाँ पे जब वो पहुँचते इंडिया में तो उनका बहुत विरोध किया जाता है। उनको दिखता है कि हर जगह हड़तालें चल रही हैं, हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। कितना बुरा माहौल बन चुका है। तो प्रिंस भी देख रहे थे कितना बड़ा बुरा माहौल है, यानी लोगों के साथ क्या अन्याय किया जा रहा है इस देश में। ये सब चीज़ें बहुत ही एक तरह से बेहतरीन दिखाई दे रही थी हम लोगों के लिए कि कितना बड़ा एक तरह से देश पूरा एक साथ आ चुका था इस मूवमेंट को लेके। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ थी और प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए बहुत बुरी चीज़ थी एक्सपीरियंस करना। सो प्रिंस ऑफ वेल्स ने ये एक्सपीरियंस किया और जो फोर्थ फेज था उसमें मैं आपको बता दूं, इन फोर्थ फेज बोथ नॉन कोऑपरेटर्स एंड गवर्नमेंट अपीयर इन कन्फ्रंटेनिस्ट मूड, है ना? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नॉन कोऑपरेटर जो थे, नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे और जो गवर्नमेंट थे वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यहाँ पे बिकेम का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुआ है। So Congress became influential among a very large number of people and its volunteer corps became almost a parallel police forces, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस अगर बहुत, जैसे कि गवर्नमेंट के पास अगर पुलिस फोर्स थी तो कांग्रेस के पास उनके वॉलंटियर्स थे। इस तरह से दोनों एक दूसरे के आमने-सामने यहाँ पे आ चुके थे। कांग्रेस जो था उन्होंने एक प्रोविंशियल कमिटीज़ बनाई थी जिससे वो ये बता रहे थे कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यानी जहाँ पे लॉ तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ लॉ भी तोड़े जाएँगे। इसी को सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। तो ये भी किया जाएगा। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने यहाँ पे अपने जो भी उनके अत्याचार लोगों पे करने वाली चीज़ें थी वो यूज़ करना शुरू कर दिया। एक तरह से रिप्रेशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट का काम था लोगों को लाठी मारना, लोगों का विरोध करना, ये सब गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। सो यहाँ पे बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, बैन कर दिया गया पब्लिक मीटिंग्स को और जो वॉलंटियर कॉर्प्स थे यानी जो भी वॉलंटियर लोग काम कर रहे थे उन सबको यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया, उन सबको यहाँ पे रोक दिया गया काम करने से और गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ें यूज़ की थी। सो दोनों साइड से अगर देखोगे, गवर्नमेंट के साइड से देखोगे या फिर नेशनलिस्ट लोगों के साइड से देखोगे तो वायलेंस का तो डर था ही गांधी जी को। तो गांधी जी को यही चीज़ सता रही थी कि कहीं वायलेंस ना हो जाए भाई साहब। सो गांधी जी को ये डर बहुत ज़्यादा था।
कि गवर्नमेंट जो है वो लार्ज स्केल अरेस्ट कर रही है, लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है, लोगों पे वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं लोग इसके बदले ब्रिटिश के खिलाफ भी वो चीज़ नहीं कर दे और गांधी जी ने जो सोचा था वो आखिरकार सही होने जा रहा था और एक चौरा-चौरी इंसिडेंस हो गया जिसमें ये चीज़ सही होते हुए दिखी। सो चौरा-चौरी इंसिडेंस के बारे में बता दूँ कि 5 फरवरी 1922 की बात है। ओके, सो टाइम है 5th फरवरी 1922। चौरा चौरी करके एक गांव है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें जो पुलिस थे उन्होंने जो क्राउड था, जो भी लोग थे जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे या फिर जो हड़ताल कर रहे थे, उनके ऊपर वायलेंस दिखाना शुरू कर दिया। द पीपल अटैक द पुलिसमैन हु देन फायर्ड ऑन देम, है ना? तो पहले अगर आप देखोगे तो लोगों पे ब्रिटिश ने अटैक कर दिया, ब्रिटिश पुलिस वालों ने, और जब अटैक किया तो लोगों ने उसके बदले उन पे भी अटैक करना का सोचा। तो ब्रिटिश के पास तो गोलियां बंदूक थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल जो या पुलिस थे उनके पास, तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब गोलियां चलाना शुरू कर दिया तो इस चीज से गुस्सा आए हुए लोग जो थे उन्होंने और पुलिस पुलिस के पीछे भागना शुरू कर दिया। अपने हाथ में मशाले लेके जा रहे थे लोग विरोध करते हुए, और यहाँ जो पुलिस थे वो डर गए जब लोगों ने उनके खिलाफ, पुलिस को लगा कि नॉन वायलेंट है, लोग कुछ नहीं करेंगे, हम इनका विरोध करेंगे, हम इनके ऊपर फायरिंग करेंगे, और पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद लोग भी वायलेंट हो गए, मशाले लेके लोग पुलिस के पीछे भागने लगे। भागते भागते अगर देखोगे तो पुलिस वाले जो थे वो पुलिस स्टेशन में आके छुप गए। छुपने के बाद लोगों ने ये मशाले पुलिस स्टेशन पे डाल दिया और पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। सो द पीपल सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन बिल्डिंग, और जिसमें बहुत सारे लगभग 22 पुलिस वाले इसमें उनकी डेथ हुई थी। सो पुलिस वाले इसमें मारे गए। जब गांधी जी को इस इवेंट के बारे में पता चला, सो ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट। उन्होंने कहा कि मुझे मूवमेंट वापस लेना पड़ेगा, विच लेटर राइटिफाइड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी बाद में ये कहा कि ठीक है, मूवमेंट को रोकना ही ठीक है क्योंकि यहाँ वायलेंस हो चुका है। सो गांधी जी ने यहाँ पे इस तरह का डिसीजन ले लिया था कि मूवमेंट को रोक दिया जाए। हाउएवर मेनी नेशनलिस्ट, यानी काफी सारे जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कहा था गांधी जी का जो डिसीजन है ये गलत है। गांधी जी ने इस टाइम पे मूवमेंट नहीं रोकना चाहिए था, जब मूवमेंट इतने जोर से चल रही थी और जो ब्रिटिश थे वो जब डर चुके थे। सो आप क्यों यहाँ पे मूवमेंट रोक रहे हैं, ऐसा इन लोगों का एक तरह से विचार था। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे आप मुस्लिम्स देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदू देख रहे थे, इस तरह से काफ़ी सारी यहाँ पे यूनिटी दिख रही थी। सो गांधी जी ने इस चीज़ के चलते मूवमेंट को वापस ले लिया, और खिलाफत जो लीडर थे उन्होंने भी इसके खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया कि ये गांधी जी का जो डिसीजन था विड्रॉल का, ये बहुत गलत डिसीजन है। सुन आफ्टर गांधी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन मार्च 1922, और उनको 6 साल की यहाँ कैद दे दी गई जेल में। अब गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया था? क्या यह एक ही रीजन था जिसके चलते गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ किया था चौरी चौरा, या और भी कुछ कारण थे? तो मैं आपको ये बता दूं कि और भी कुछ कारण थे जिनके चलते गांधी जी ने मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था। सबसे पहली ये बात है कि गांधी जी के रीजंस क्या है, देख लेते हैं। रीजंस फॉर विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। सो गांधी जी जो थे वो काफी सोच समझ के ही चीजें करते थे, तो गांधी जी ने अगर विड्रॉ भी किया था तो क्या कारण थे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो रीज़न फॉर विड्रॉल ये है सबसे पहले कि गांधी को ये लगा, गांधी जी को, कि जो लोग हैं वो अब तक सत्याग्रह क्या होता है और जो नॉन वायलेंस क्या होता है उसको नहीं समझ पाए। लोग आज भी हिंसा कर रहे हैं, और हिंसा को क्रश करना बहुत ईज़ी है। आप किसी के ऊपर हिंसा करोगे तो वो अपनी पूरी पावर लगा देगा और आपको हरा देगा, क्योंकि वो अगर पावरफुल है आपसे ज़्यादा तो उसके ऊपर हिंसा का कोई उपयोग नहीं है। ये सब चीज़ों के चलते गांधी सोच रहे थे कि ये हिंसा वाली जो चीज़ें है ये गलत है, और जो इंसिडेंट है जैसे कि चौरा-चौरी जैसे, वो कहीं न कहीं मूवमेंट को वायलेंट बना दिए। तो ये चीज़ें भी एक रीज़न बन रही है जो मुझे मूवमेंट रोकना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो वायलेंट मूवमेंट है उसको ईज़िली सप्रेस किया जा सकता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास, ब्रिटिश के पास हमसे ज़्यादा वेपन्स हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास सोर्सेस है कि वो हमें दबा सकते हैं। उसके साथ-साथ जो मूवमेंट है वो एक फैटिग दिखा रही थी, यानी जो मूवमेंट थी वो एक तरह से रुकी-रुकी सी लग रही थी, जो कहीं पे रुक गई थी, क्योंकि मूवमेंट को बहुत साल हो गए थे और मूवमेंट बहुत ज़ोर से कंटिन्यू चल रही थी। अगर आप देखोगे, सो चौरी चौरा मूवमेंट अगर 1922 में हुआ और 1920 में गांधी जी शुरू करते, तो 1.5-2 साल से ये मूवमेंट चल रही थी। सो वही पिच में जिसमें इसकी शुरुआत की थी, उसी पिच में इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे अभी, क्योंकि लोग थक चुके थे। सो इसी हाई पिच में इसको बहुत देर तक चलाना बहुत मुश्किल सा काम दिख रहा था, और जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल मूड में नहीं दिख रहे थे कि वो आपकी सुने। और मेन बात तो ये थी
कि जो टर्की का इशू उठाया था हमने खिलाफत वाला, वो जो खिलाफत का इशू था वो अभी खत्म हो चुका था। खिलाफत का इशू क्यों खत्म हो चुका था? क्योंकि खिलाफत अगर आप हमने जो शुरू किया था वो था टर्की के जो खलीफा थे उनके लिए। तो खलीफा जो है उन्हीं को ये पोस्ट ही बंद करा दी थी टर्क लोगों ने ही। और मुस्तफा कमाल जो थे उन्होंने एबॉलिश कर दिया था ऑटोमन सल्तनत को। और खलीफा जो है ये पोस्ट बची नहीं थी, क्योंकि एक जिस तरह से रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लाई गई, एक बदलाव लाया गया था टर्की में, वो ये था कि किसी सुल्तान के हाथ में हम नहीं देंगे हमारा टर्की, हम अपने लीडर खुद चुनेंगे। और ये जो मूवमेंट थी ये मुस्तफा कमाल ने शुरू की थी। और इस मूवमेंट के चलते अगर जो खलीफा है इन्हीं को निकाला जा रहा है, तो अब खलीफा ही नहीं बचे तो खिलाफत का इशू मैं कैसे चलाऊं? यही गांधी जी यहाँ पे सोच रहे थे। तो यही चीजों के कारण 1924 में ये जो चीजें अगर आपको दिखती है, सो 1922 में ये चीजें डिसाइड कर दी गई थी। तो ये खलीफा जो है यही एंड डिड अवे विद द ऑफिस ऑफ खलीफा इटसेल्फ, है ना। तो खलीफा का ऑफिस बाद में खत्म हुआ, बट 22 में ये फैसला लिया गया था कि ओटोमन सल्तनत खत्म कर दिया जाए। तो मूवमेंट कैसे चलाएंगे? इस चीज के बाद बहुत ही कम जस्टिफिकेशन बचता है कि मूवमेंट को कंटिन्यू किया जाए। तो मूवमेंट अभी कंटिन्यू तो हो ही नहीं सकती थी, खिलाफत का इशू खत्म हो चुका था, लोगों ने वायलेंस दिखा दिया था, मूवमेंट बहुत दिन से चल रही थी, तो लोगों को आराम करने की जरूरत थी। यही गांधी जी सोच रहे। गांधी जी सोच रहे कि ये जो चीजें हैं ये अगर ब्रिटिश नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है, यानी मुझे चेंजेस करना पड़ेगा अपने अपने तरीकों में। सो अभी ये मूवमेंट को रोक के मुझे आगे कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए ये मूवमेंट रोकना ही ठीक होगा। यही गांधी जी ने यहाँ सोचा था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोक दिया था। जो रीजन मेनली बताया गया था वो चौरी चौरा बताया गया था, जो कि वायलेंस था वो बताया गया था। इस चीज के रोकने से काफी लोग बहुत नाराज हो चुके थे। सो अब हमने ये सब चीजें देखी कि रीजन क्या थे जो गांधी जी ने विड्रॉ किया। अब हम देखते हैं इवेल्युएशन क्या बनता है। अब हम देखते हैं कि पूरा अगर हम एक करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को, तो हमको क्या क्या सीखने मिला। कभी कभी क्वेश्चन आता है इवेल्युएट, इवेल्युएट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब चीजें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी। सो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो एक तरह से देखोगे तो एंटी इंपेरियलिस्ट कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर, इंडियन लोगों के अंदर लाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई, एक जागरूक लोगों के अंदर जागृति लाई थी लोगों के अंदर। अगर आप अवेयरनेस लाया था इन मूवमेंट्स ने, तो ये बहुत बड़ा एक महत्व था जो आगे आपको मूवमेंट्स में और हेल्प करने वाला था। हिंदू मुस्लिम एक साथ दिखे थे हमें इस मूवमेंट में, और ये बहुत बड़ी एक बात थी। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पाइट द मलाबार हैपनिंग, मलाबार में क्या हुआ, तो मलाबार में जो मुस्लिम पीजेंट्स थे उनका ऐसा मानना था, मलाबार का हैपनिंग इंसिडेंट्स बता रहा हूँ मैं। मलाबार में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उन पे अत्याचार किया जा रहा था, जो हिंदू जमींदार थे उनके उनके द्वारा। सो मुस्लिम पीजेंट्स जो थे उन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, विरोध कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उसके चलते, उस चीज़ों के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रही इस पूरे मूवमेंट के कारण, यानी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रही थी। सो ये बहुत एक अच्छी बात साबित हुई जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाई। दूसरा जो है अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट इशू जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो ये था कि हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी यहाँ आवाजें उठाई। जैसे कि आपने देखा कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी से लेके हर चीज़ की इश्यूज यहाँ पे उठाए थे इस मूवमेंट में। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ गांधी जी ने ये बताया था कि हम सब एक है, हम सब देशवासी है। ये सब चीज़ों के कारण लोगों को यहाँ पे एक राहत मिलने वाली थी, इस चीज़ के लिए लोग खड़े होने लगे थे। सो ये दिख रहा था कि ये चीज़ों के भी खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लियर थी चीज़ें कि लोगों को सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए। जो हमारा समाज है उसमें हर इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए। और यही मूवमेंट के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये चीज़ें इंक्लूड कर दी गई आगे। स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चली थी। अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्शन जो है पॉपुलेशन के वो सब इसमें शामिल हुए थे। पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो मिडिल क्लास के साथ साथ पीजेंट वर्कर भी यहाँ पे आए थे। सो हर एक सेक्शन जो था, हर एक अगर आप देखोगे तो सभी सेक्शन यहाँ पे शामिल हो चुके थे इस मूवमेंट में, जो कि बहुत पॉजिटिव बात बात पता चली थी हमको। सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई। अगर गांधी जी को देखें तो नॉन वायलेंस अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वुमेन जो है उनको भी लाया था मूवमेंट में। सो वुमेन जो थी इनको भी बहुत इंक्लूड किया गया था, क्योंकि एक नॉन वायलेंस ये बताया गया था। वायलेंस होगा तो वुमेन नहीं आएगी। सो वुमेन आई थी क्योंकि गांधी जी पे भरोसा था, गांधी जी ने नॉन वायलेंस का इशू उठाया था, अहिंसा का इशू उठाया था। सो वुमेन भी इस वक्त से मूवमेंट
मूवमेंट में आने लगी और गांधी ने पूरा देश का एक इंडियन पॉलिटिक्स का जो नज़रिया था, जो तरीका था, उसको बदल दिया और नॉन वायलेंस लाने की कोशिश की। नए-नए तरीकों को यहाँ इंक्लूड किया गया और सबसे ज़्यादा अगर हम महत्वपूर्ण बात देखें तो द मूवमेंट शुड बी लोकेटेड इन इट्स मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल्स अक्रॉस द कंट्री। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, हर एक सेक्शन के लोगों को यहाँ इंक्लूड किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एक बात रही। तो आपको अभी ये समझ चुका है कि ये जो मूवमेंट चली है, इस मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों रोका था, ये मूवमेंट किस तरह से चलाई गई थी, क्या इशू था, और बहुत ही बेहतरीन एक तरह से ये मूवमेंट दिखती है हमें, है ना। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें आज हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया, हमने बैकग्राउंड स्टडी किया, हमने खिलाफत इशू क्या होता है इसको स्टडी। ये मैंने आपको इतने डिटेल में इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसको आप मेंस में भी लिख सको। तो मेंस और पूरा पूरा यानी इतना डिटेल में लिया है कि आपको कोई किताब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगी जितना मैंने पढ़ा दिया है। कांग्रेस का जो स्टैंड था खिलाफत क्वेश्चन पे वो मैंने आपको बताया, डेवलप कैसा किया गया ये बताया मैंने, मेन फेजेस क्या थे ये बताया, नागपुर सेशन के बारे में तक इंफॉर्मेशन दे दी। आपको ये भी पता है कि प्रोग्राम में क्या क्या था। आपको आज ये भी पता चल चुका है कि मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुई थी, 4 फेजेस में स्प्रेड हुई थी, ये पता चल चुका है। आपको चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बारे में पता चल चुका है, और मूवमेंट कैसे विड्रॉ कर दी गई ये पता चल चुका है, रीजंस जो है विड्रॉल के वो पता चल चुके हैं। इवैल्यूएट करा के दिया है, अगर आपको कभी क्वेश्चन आए इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा के दिया है। सो आप ये सब काम करते रहेंगे, और मेंस के लिए आप क्वेश्चन ढूंढ के उसको क्वेश्चन को लिखेंगे इस मूवमेंट के ऊपर, यही आपसे उम्मीद है। सो आइए अब हम कुछ एमसीक्यू स्टडी कर लेते हैं। तो आज हमें जिन लोगों ने एमसीक्यू भेजे थे पिछले टॉपिक से, उन लोगों के नाम है अक्षत चौधरी जी, आशीष कुमार जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी। अब देखते हैं इन लोगों ने हमें क्या क्वेश्चन भेजा। सो जो पहला, मैं आपको मेक एमसीक्यू चैलेंज के बारे में बता दूं। जो मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज है वो इस तरह का चैलेंज है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाना है और उसको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में आपके नाम के साथ अगले लेक्चर आने के पहले, और वो लेक्चर जो अगला रहेगा उसमें आपका क्वेश्चन विथ योर नेम पब्लिश किया जाएगा। तो देखते हैं इस बार चैलेंज किसने कंप्लीट किया था। अक्षत चौधरी जी पहला क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग से। जिसने ये नहीं देखा हुआ है, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं सुना हुआ है, वो ये लिंक पे क्लिक करे और इसे अभी देख ले। सो अक्षत जी द्वारा जो क्वेश्चन है वो ये है, विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर? कांग्रेस कमिटी, हंटर कमीशन, तहकीकात कमिटी या नन ऑफ दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है एसर्शन और रीजन वाला। एसर्शन ये है कि उधम सिंह किल्ड जनरल डायर, ओडायर सॉरी, जनरल ओडायर इन 1940, जनरल ओडायर या फिर जनरल डायर होगा ये मेरे ख्याल से, जनरल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसाकर, जनरल डायर है ये। ऑर्डर्ड इज ट्रूप टू फायर ऑन हेल्पलेस पीपल, तो ये है। सो क्यों मारा गया, और ये उसका रीजन है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों भी बराबर है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी, बहुत ही बेहतरीन। एक और क्वेश्चन अक्षत जी द्वारा, अक्षत जी पूछते हैं कंसिडर द फॉलोइंग। ऑन 26th Feb गांधी जी फिक्स्ड 6 April एज अ डे ऑफ हड़ताल अगेंस्ट ब्लैक एक्ट। गांधी जी gave up the knighthood title. Saifuddin Kichlu and Satyapal was arrested. Lord Chelmsford was viceroy. 1 and 2, 1 and 4, 2, 3 and 4, और 1, 2, 1, 3 and 4। सो आपको ये चीज़ों पे जो भी आपको सही लगता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा, अक्षत जी पूछते हैं व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस? टू डिसोबे ऑल लॉज, टू डिसोबे स्पेसिफिक लॉज, डिसोबे ऑल लॉज एंड नॉन वायलेंट, डिसोबे स्पेसिफिक लॉ एंड नॉन वायलेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्नेहल पिपरेवार जी ने भेजा है। स्नेहल जी हमें पूछती है द रॉलेट एक्ट 1919 was opposed by Indian National Congress as it was aimed limiting the civil liberty, restricting the Indian National Congress, enhancing the communal representation, arresting the national leaders on sedition charge। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्नेहल जी द्वारा, protest against whose arrest a large unarmed crowd gathered in Jallianwala Bagh at Amritsar on 13 February 1919। श्रद्धानंद मजहारुल हक, मदन मोहन मालवीय एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड अबुल कलाम आजाद,
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी, आपके द्वारा एक और क्वेश्चन है स्नेहल जी ने जो भेजा है। व्हाट वाज पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट? लैंड रिफॉर्म्स, curtail the national and revolutionary activities, curb the trade union activities, world war and two criminals on trial। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी द्वारा, which movement did गांधी जी initiate as a result of जलियांवाला बाग incidents? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, इंडिविजुअल सत्याग्रह। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल जी, आपने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आशीष कुमार जी ने भेजा है। आशीष कुमार जी पूछते हैं, रॉलेट एक्ट के कार्यक्रमों को लेके किसने गांधी जी का मजाक उड़ाया और उन्हें राजनीतिक बच्चा कहा? मोहम्मद अली जिन्ना, चिमनलाल सितलवाड़, जस्टिस रैंकसन या फिर एनी बेसेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आशीष जी आपके द्वारा। एक और क्वेश्चन आशीष जी ने भेजा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं? हंटर कमेटी एक 8 सदस्यों का आयोग था और इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। सेकंड ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट का समर्थन किया। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आशीष कुमार जी आपके द्वारा। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उन्होंने जो भेजा है वो ये है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का मिलन कीजिए। खूनी वैशाखी, द पेशेंट असैसिन, अमृतसर 1919, द बचर ऑफ अमृतसर, जनरल डायर, रेजिनाल्ड डायर ऐसा नाम था उनका। लेखक के नाम बताना है। निजेल कॉलेट, कीमे वैगनर, अनीता आनंद या नानक सिंह। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार जी आपका, जो आपने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए, हमें स्टडी कराए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा, द रॉलेट एक्ट 1919 एम्पावर्स द ब्रिटिशर्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ राइट्स ऑफ मैंडेमस, सर्शियरी, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा। और जो लोगों को इसके आइडिया नहीं है ना, मैंडेमस, सर्शियरी, हेबियस कॉर्पस और ये सब क्या होता है, तो आर्टिकल 32 पढ़ लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो मेरे वीडियोस तो बने हुए हैं, आपको ये आइडिया आ जाएगी। तो रॉलेट एक्ट को फिर उससे जोड़ेंगे तो आपको ये इसका आंसर भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा, ऑन विच ओकेजन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑथोराइज्ड विथ enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years? Ahmedabad mill strike, after the enactment of Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919, during first civil disobedience, during Jallianwala Bagh massacre। बहुत बेहतरीन एक और क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा। तो आप सबने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भेजे हैं, आप सबकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। सो आपके नाम है अक्षत चौधरी जी, आशीष कुमार जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरियार जी। आप सभी को और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे ये मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लेके आते चलूँ। और मेरे जो फेसबुक पेजेस है उसको लाइक करें ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें ताकि आपको और अपडेट्स ज़्यादा मिलते रहे, लाइव सेशन के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर मेल करना चाहो तो आप shreyasbadiya@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। इसी तरह हम मिलते रहेंगे। अभी हम लाइव सेशन में मिलने वाले हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से डाइट रखें अपनी, अच्छे से एक्सरसाइज करें और आपका दिन शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे।